हेलो फ्रेंड्स, क्रैक सीएससी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 6 का अध्याय 11 जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से जो है 2300 साल पहले जो घटना घटी यानी नए साम्राज्य विकसित हुए, नए राज्य आए, नए गांवों का विकास हुआ। तो ये विकास के परंपरा में नए साम्राज्य किस तरह से स्थापित हुए। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो क्या बताती हैं प्रशस्तियां। तो गुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। गुप्त नहीं, समुद्रगुप्त है। हेलो फ्रेंड्स, क्रैक सीएससी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 6 का अध्याय 11 जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि किस तरह से जो है 2300 साल पहले ग्रामीण व्यवस्था और शहरी व्यवस्था का विकास होता है। उसी तरह हमने देखा था कि भक्ति परंपरा जो है लोगों में किस तरह से आती है और किस तरह से लोग मूर्तियों का निर्माण करना शुरू करते हैं उस समय। तो ये सब हमने लास्ट चैप्टर में देखा था। उसी तरह हमने देखा था कि किस तरह से जो है दक्षिणा पंथ को लेकर कई शासकों में मतलब ऐसे शासक हुए जो उस पथ पर अपनी सेनाएं भेजे थे जिससे कि मतलब उस पथ का इस्तेमाल वो राजस्व यानी कर इकट्ठा करने में कर सके। हेलो फ्रेंड्स, क्रैक सीएससी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 6 का अध्याय 11 जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि किस तरह से जो है 2300 साल पहले गांव का नगरों का विकास होता है। साथ में हमने देखा था कि किस तरह से जो है व्यापार उस समय होता है और उस व्यापार की सुरक्षा के लिए कई शासक आगे आते हैं और सुरक्षा प्रदान करते हुए उनको साथ साथ व्यापारियों से भी लाभ मिलता है क्योंकि व्यापारी उन्हें राजनारे के रूप में कुछ ना कुछ देते हैं। इस तरह से राजा को भी एक तरह से राजस्व प्राप्ति होती है और व्यापारियों को जो लुटेरे होते हैं उनसे सुरक्षा प्राप्त होती है। इसी तरह हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि किस तरह से जो है भक्ति परंपरा के साथ बौद्ध धर्म में महायान की उत्पत्ति होती है। तो ये सब चीजें हमने लास्ट चैप्टर में देख लिया था। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये परंपरा के तहत यानी इसी कहानी के आगे कौन-कौन से नए राज्य और साम्राज्यों का विकास होता है। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता है। इसे लगभग 1700 साल पहले लिखा गया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई। यानी ये अभिलेख जो प्राप्त हुआ समुद्रगुप्त के बारे में इसकी रचना की थी कवि हरिसेन जो उनके दरबारी कवि थे और इसको स्थापित किया था उन्होंने अशोक स्तंभ पे। अशोक स्तंभ कहाँ पे आप देख सकते हो कि इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ है वहां पे ये अभिलेख हमें मिला था। तो देखिए कि आप अशोक के स्तंभों को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि अशोक ने कई जगहों पर स्तंभ गड़वाए थे और उन जगहों के हिसाब से एक आपको सारनाथ का स्तंभ जो है वहां पे जो स्तूप मिलता है जहाँ पे 4 शेरों वाला एक स्तंभ मिलता है वो एक महत्वपूर्ण है। फिर इलाहाबाद में जो ये स्तंभ मिलता है वहां पे भी हमें जो स्तंभ मिला है वहां से हमें समुद्रगुप्त के अभिलेखों की जानकारी मिलती है। तो सामान्यतः एक विशेष किस्म का अभिलेख है और उसी को प्रशस्ति कहा जाता है। यह एक संस्कृत शब्द जिसका अर्थ हिंदी में हम कह सकते हैं प्रशंसा होता है। प्रशंसियां लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे कि हमने गौतमी पुत्र के बारे में देखा था कि उस समय गौतमी पुत्र यानी उनकी माता ने सतकर्णी के बारे में अभिलेखों के बारे में देखा था कि प्रशस्तियां लिखाई थी और उसमें अपने पुत्र के बारे में जानकारियां दी थी। तो इस तरह से हमने प्रशस्तियों के बारे में तो आगे पीछे के चैप्टर में देख ही चुके हैं। परंतु गुप्त काल में जो है इन प्रशस्तियों का जो है महत्व अधिक हो गया था। यानी समय समय पर जब गुप्त काल शुरू हुआ तो कहा जाता है कि गुप्त काल उस समय का एक तरह से सोने का युग था, मतलब गोल्डन एरा था प्राचीन काल का। तो इस गुप्त काल के समय ही बहुत सारे जितने भी शासक हुए उन्होंने प्रशस्तियों का लेखन शुरू किया। अपने अभिलेखों के माध्यम से प्रशस्तियां लिखाई और कभी दरबारी कभी उन प्रशस्तियों को लिखते भी थे खुशी से क्योंकि उनके बदले हमने जैसा देखा था कि राजा को जो युद्ध में प्राप्त होता था वो कहीं ना कहीं एक तो धार्मिक संस्थानों को दान कर दिया करते थे या फिर अपने रिश्तेदारों नातों जितने
अधिकारी हैं, उनके सहयोगी हैं या फिर उन कवियों को वो धन दान किया करते थे। तो उन दान के यानी जो धन प्राप्ति होती थी, उससे खुश होकर ये कवि भी उन राजाओं के बारे में मतलब बढ़ा-चढ़ा के बातें लिखते थे और उसी मतलब प्रशंसा लिखते थे कि राजा ने ये किया है, राजा को ये आता है, राजा ने ऐसे युद्ध किया। तो वो एक तरह से उनकी प्रशंसा बढ़ा-चढ़ा कर किया करते थे और वैसे ही अभिलेखों को प्रशस्ति कहा जाता है कि प्रशस्ति अभिलेख। ऐसी प्रशस्ति के बारे में हमें प्राप्ति होती है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है कि समुद्रगुप्त की जो अभिलेख मिले हैं उनमें उसकी प्रशस्ति यानी उनकी प्रशंसाओं के बारे में लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि कवि ने इसमें राजा को एक योद्धा बताया है, योद्धा को जीतने वाला राजा बताया है, साथ में विद्वान बताया है और एक उत्कृष्ट कवि भी बताया है कि मतलब ये सब राजा को आता था कि एक बहुत बड़ा योद्धा था, वो युद्धों को जीतने वाला राजा था, एक विद्वान भी था, एक कवि भी था, यानी समुद्रगुप्त के बारे में हरिसेन ने इसी तरह की बातें कही हैं उनकी प्रशंसा में। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के समान भी बताया जाता था इन प्रशस्तियों में। तो प्रशस्तियों में लंबे-लंबे वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण है कि जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, तलवारों, लोहों की गदाओं, नुकीले तीरों, अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यानी कि युद्ध एक तरह से कहते हैं ना कि अभिमान की बात हो जाती थी और उसी के माध्यम से यहाँ पे उस राजा को बहुत बलवान और निडर दिखाने का प्रयत्न किया गया है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, तो इस चित्र में जो राजा है वो बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये जो राजा है ये समुद्रगुप्त ही है। इसके गुणों को इस तरह से जो है कि कितना महान शासक था, इस तरह से दर्शाने के लिए, उसकी विद्वानता को दिखाने के लिए ऐसे सिक्कों पर उसके गुणों को अंकित किया जाता था उस समय के काल में। यहाँ पे हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति जो समुद्रगुप्त की नीतियां थी उसका भी वर्णन करते हैं। जैसे कि आर्यवर्त ये हरे कलर का आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पे 9 शासक हुआ करते थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा दिया था और उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसी तरह से हम दक्षिणापंथ के 12 शासकों की बात करें, जो ये हैं, इन शासकों को भी समुद्रगुप्त ने हरा दिया था और हराने के बाद ये लोगों ने क्या किया था, आत्मसमर्पण कर दिया था समुद्रगुप्त को। तो उन्होंने फिर उन शासकों को उनका शासन वापस दे दिया और शासन करने की अनुमति दी थी। इसी तरह से हम पड़ोसी देशों की बात करें, जैसे कि ये वाले एरिया पे हैं, तो ये असम के एरिया गिन लो या फिर नेपाल, बंगाल का एरिया, उत्तर पश्चिम का एरिया, ये सारे एरिया पर भी गण रहा करते थे। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था गण और संघों के बारे में। तो ये संघ और गण भी एक तरह से इस राजा को नजराना दिया करते थे और कई बार उनकी आज्ञाओं का पालन भी किया करते थे और इस तरह से दरबार में वो उपस्थित भी हुआ करते थे और जब भी मिलने आते थे समुद्रगुप्त के लिए कुछ ना कुछ उपहार लेकर भी इनको आने का ऐसा मतलब कहा गया था कि जब भी आए ये कुछ ना कुछ उपहार लेकर आते भी थे। इसी तरह से हम बात करते हैं कि जो नीले रंग का इलाका है, ये वाले इलाके हैं, इनमें भी समुद्रगुप्त की अपनी एक नीति थी, जिसमें कहा जाता है कि जो संभवतः कुषाणों और शंख वंश थे और जो श्रीलंका के शासक भी थे। जैसे कि यहाँ पे ये वाला एरिया जो है कुषाणों और शकों का था, वहीं पे श्रीलंका का जो एरिया है यहाँ पे भी जो शक वंश है यहाँ इसका शासन था। तो इस एरिया पे जो है समुद्रगुप्त का उतना अधिकार तो नहीं था, पर फिर भी ये लोग इसकी अधीनता को स्वीकारते थे और अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से इन शासकों ने कराया था। कुषाण ने कराया था, यहाँ पे जो शक शासक है उसने भी कराया था। तो इस तरह से समुद्रगुप्त ने मतलब विवाहों के माध्यम से भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया था उस समय के काल में। इन्हीं प्रशस्तियों के माध्यम से हमें राजाओं की वंशावलियों की भी जानकारी मिलती है। जैसे कि यहाँ पे बात की गई है समुद्रगुप्त के प्रपितामह कौन थे, पितामह यानी परदादा या फिर दादा परदादा कौन थे, उनकी माता पिता कौन थे, उनके बारे में भी जानकारियां मिलती है कि उनकी माँ के बारे में कहा जाता है कि उनका नाम था कुमारी देवी और वो लिच्छवी गण की थी। साथ में उनके पिता जो गुप्त वंश के पहले शासक थे और उन्हें महाराजा धीराज की उपाधि मिली थी। इसी तरह से समुद्रगुप्त ने भी महाराजा धीराज की उपाधि को ग्रहण किया था और इस तरह से पता चलता है कि उनके दादा परदादाओं के जो उल्लेख हैं इससे उस वंश की जो महत्ता का हमें
ज्ञान प्राप्त होता है कि इस तरह की चीजें उस समय की थी, जो राजा महाराजा धीराज कहे गए। तो आपको महाराजा धीराज की जो उपाधि के बारे में पूछा जाता है, तो आपको समुद्रगुप्त के बारे में दर्शाना है कि समुद्रगुप्त को महाराज धीराज की उपाधि दी गई। साथ में हम इन शस्त्रियों का आधार बनाकर देखें तो हमें समुद्रगुप्त के बाद के समय की भी हमें जानकारी मिलती है, जैसे कि उनके बेटे जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनकी वंशावली क्या थी उससे जुड़ी जानकारियां मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से भी पता चलता है। साथ में उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान करके अंतिम शासक जो शकों का अंतिम शासक था उसको परास्त किया था। उसके बाद में विश्वास ऐसा किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी इनके दरबार में रह चुके थे। तो इस तरह की जानकारियां हमें इन्हीं प्रशस्तियों से मिलती हैं। जैसा कि हमने देखा कि प्रशस्तियों से हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है, उनके अभिलेखों से। उसी तरह से हम देखते हैं कि ये दूसरे भी स्रोत थे राजाओं के बारे में जानने के, वो थे उनकी जीवनी के बारे में जो उनके दरबारी कवियों ने लिखा था। तो ऐसे ही कवि थे बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और उन्होंने हर्षचरित नामक जीवनी लिखी थी जो हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित थी। इसमें इन्होंने जो हर्षवर्धन की वंशावलियां है उनकी जानकारी दी थी। साथ में उन्होंने जो चीनी तीर्थयात्री स्वयंपांग है उनके बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि जो ये चीनी यात्री स्वयंपांग है वो हर्षवर्धन के दरबार में काफी समय तक रुके थे और उनके नगरों का उन्होंने फिर विवरण किया था, घूम घूम कर देखे थे कि किस तरह से यहाँ पे क्या घटित हो रहा है। और उसका जो चीनी यात्री हैं स्वयंपांग उन्होंने अपनी ही प्रशस्तियों में, अपनी ही पांडुलिपियों में, अपने ग्रंथों में इन सब चीजों बातों को भी शामिल किया था। तो इस तरह से हमें जो है गुप्त वंश के शासक की जानकारी मिलती है। आगे बात करें तो इन्हीं जीवनियों में बताया गया है कि हर्षवर्धन अपने पिता के बड़े बेटे तो नहीं थे, पर उनके पिता और बड़े बेटे की मृत्यु के बाद इन्होंने थानेसर के राजा बने। फिर इनके बहनोई जो कन्नौज के शासक थे उन पर बंगाल के शासकों ने मतलब युद्ध करके उनको मार डाला था। तो फिर हर्षवर्धन ने कन्नौज को भी अपने शासन के अधीन कर लिया और बाद में उन्हीं बंगाल के शासकों पर आक्रमण भी किया। इसी तरह से हम देखते हैं कि मगध तथा बंगाल को जीतकर इन्होंने पूर्व में बहुत मतलब भारत के जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पे तो अपनी शक्ति स्थापित कर ली थी, लेकिन दूसरी जगह इनको इतनी सफलता नहीं मिली थी जितनी इनको पूर्व में मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करने की कोशिश की और पार करके दक्षिण के इलाकों यानी जो दक्षिणापंथ वाला इलाका है इस ओर बढ़ने की कोशिश की, तो पुलकेशियन जो चालुक्य राजा थे पुलकेशियन द्वितीय, इन्होंने इनको यहाँ पे रोक दिया था सिंधु नदी में। ये बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे युद्ध हो गया था इन दोनों शासकों के बीच और पुलकेशियन ने जो है हर्षवर्धन को कहा जाता है कि हरा दिया था जो चालुक्य वंशज थे। इस समय के काल में हमें अन्य राजाओं की भी प्रशस्तियां मिली है जिनमें पल्लव, चालुक्य और पुलकेशियन द्वितीय के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो माना जाता है कि जो भारत का दक्षिणी इलाका है यहाँ पे कावेरी नदी का कर्नाटक वाला एरिया है आज के समय का, इस वाले इलाके पे जो पल्लव का शासन था और वहीं पे जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला एरिया है यहाँ पे चालुक्यों का शासन था। तो इन दोनों जो चालुक्य है और जो पल्लव है इनके बीच भी हमें उस समय के काल में फसल देखने को मिलती है। कभी ना कभी ये कभी इनके पे आक्रमण कर देते थे तो कभी ये इनके पे आक्रमण कर देते थे। इस तरह के मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इन दोनों में भी युद्ध उस समय के काल में हुआ करते थे। तो इस समय के काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के जो महत्वपूर्ण राजवंश थे इनके बारे में भी जानकारियां मिलती है। कहा जाता है कि जो पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम थी जो कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र है वहां तक ये फैला था। चालुक्यों का राज्य था कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी यहाँ की बात करें तो ऐहोल थी। तो इस तरह से जो है पल्लव की राजधानी थी कांचीपुरम और जो चालुक्यों की राजधानी थी ऐहोल, और ये बहुत प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था ऐहोल। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ पे बहुत सारे मंदिर हमें देखने को मिलते हैं आज के समय में कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक मंदिर हमें आज के समय में देखने को मिलते हैं। तो इसी कारण से पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण भी करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था क्योंकि ये राजधानियां एक तरह से व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुकी थी, तो उसको हथियाने के होड़ लगी रहती थी इन दोनों में बीच, इसलिए एक दूसरे पर ये लोग आक्रमण भी किया करते थे उस समय। पुलकेशियन द्वितीय की बात करें तो जिसने जो है हर्षवर्धन को सिंधु नदी पे रोका था, तो पुलकेशियन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है इनके दरबारी कवि रवि कीर्ति के माध्यम से कि इनकी जब प्रशस्तियां पढ़ते हैं रवि कीर्ति की
तो इनसे पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय कितने शक्तिशाली थे। इसमें इनके पूर्वजों और खासतौर पे पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में इस कवि ने जो है जानकारी दी है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया जाता है कि जो उनके चाचा का जो राज्य था, वही उनको विरासत में मिला और वो फिर सत्ता में आए। इसी तरह से जो रवि कीर्ति हैं, पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि, इनकी प्रशस्तियों से पता चलता है कि इन्होंने पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्री तटों पर जो है अभियान चलाया था। साथ में उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। जो हर्षवर्धन थे वो दक्षिण की तरफ अपना अभियान करने वाले थे, लेकिन जो बीच में पुलकेशिन द्वितीय आ गए और इन्होंने हर्षवर्धन को आगे बढ़ने यानी दक्षिण के एरिया में एंटर होने से रोका था। इस तरह से कहा जाता है कि हर्ष का जो अर्थ आनंद होता है, वहीं पे पराजय के बाद उनके हर्ष का अब हर्ष नहीं रहा, यानी एक तरह से उनको उस हार का बहुत शोक हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया और कांचीपुरम की दीवार जो थी उसके पीछे उन राजाओं ने शरण ली थी, यानी एक तरह से इनकी प्रशंसा की गई है कि इतना भयानक आक्रमण किया था कि राजा को छुपने के लिए कांचीपुरम की दीवार के पीछे जाना पड़ा था। और चालुक्यों की विजय अल्पकालिक रही, यानी कुछ समय बाद ही उनके जो सत्ता है पूरा वंश पूरी तरह से धराशायी हो गया। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल हुए। पल्लव और चालुक्यों को राष्ट्रकूट और चोलों ने समाप्त कर दिया। जैसा कि हमें पता चलता है कि इन प्रशस्तियों और जीवनियों से हमें शासकों के पीढ़ियों यानी वंशावलियों की जानकारी मिलती है। उसी तरह से इन्हीं प्रशस्तियों और जीवनियों से हमें राज्यों का प्रशासन किस तरह से होता था उसकी भी जानकारी मिलती है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि पहले के राजा की तरह इस समय के राजा के लिए भी भूमि कर एक महत्वपूर्ण साधन बना रहा, क्योंकि ये धन की इकट्ठा करने के लिए जो है भूमि कर लगाया जाता था। राजस्व में धन कैसे आए और ये धन किस लिए आता था, तो राजा उस समय सेना रखने लगे थे, बहुत सारे अधिकारी रखने लगे थे। तो इन सब कामों के लिए और उनको वेतन आय देने के लिए राजा को धन चाहिए होता था, युद्ध करने के लिए धन चाहिए होता था। तो धन कहाँ से आता, तो वो किसानों पर कर लगाकर मतलब एक तरह से धन इकट्ठा किया करते थे। तो प्रशासन की प्राथमिक इकाई गाँव होते थे, लेकिन धीरे-धीरे इसमें बदलाव भी आए। राजाओं ने जो है आर्थिक रूप से या फिर सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से या फिर सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम हुए उठाए उस समय के काल में। जैसे कि जो महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद होते थे, उनको उस समय आनुवंशिक बना दिया गया था। जैसे कि बेटा अपने पिता के पद पर मतलब अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो बेटा उस पद को संभालेगा। जैसा कि यहाँ पे हरिसेन का उदाहरण दिया गया कि हरिसेन एक तो दरबारी कवि थे ही, लेकिन जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उनके पिता उस समय महान दंडनायक के पद पर थे, जिसका अर्थ होता है मुख्य न्याय अधिकारी। तो जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उसके बाद हरिसेन उस पद को संभालने लगे। इसके साथ ये भी बताया जाता है कि जो है एक ही व्यक्ति कई पदों पर भी कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन ही खुद एक तो महान दंडनायक का भी कार्य करते थे, उसके साथ कुमाराध्यक्ष का भी कार्य करते थे और संधि विग्रहिका का भी कार्य करते थे। महान दंडनायक का अर्थ होता है कि मुख्य न्यायाधिकारी, उसी तरह से कुमारा मात्य का अर्थ होता है कि एक तरह से महत्वपूर्ण मंत्री का भूमिका, और एक संधि विग्रही का अर्थ होता है युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री। तो इस तरह से जो है हरिसेन 3 पदों के मतलब पद संभालते थे। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सैन्य रूप से जो सशक्त व्यक्ति थे, उनका बोलबाला उस समय के समय में था। जैसे कि नगर श्रेष्ठी के बारे में हम देखते हैं। नगर श्रेष्ठी यानी ऐसे व्यापारी और शिल्पकार जो श्रेष्ठी बना लेते थे, यानी एक तरह का बैंकर का काम करते थे, तो उनका एक महत्व था। साथ में ऐसे व्यक्ति जो काफिले का नेता होता था, उनका महत्व होता था। प्रथम कुलीन अर्थात कि मुख्य शिल्पकारों का, कायस्थों का भी अपना उस समय का अपना महत्व होता था कि उनके पास शक्तियाँ होती थी, तो इस तरह से उनको ज़्यादा प्रधानता उस समय दी जाती थी। इस तरह से जो है ये राजा जो था उस समय के जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य रूप से लोग थे, उनका समर्थन जुटाने के लिए उनके जो पद थे उनको वंशानुगत बनाया करते थे, उनको ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। और धीरे-धीरे यही होता क्या है कि जब ये ही लोग पद पर सशक्त हो जाते हैं, ज़्यादा शक्ति इनके पास आ जाती है, तो जो राजा के कमज़ोर इलाके होते हैं, उन पर ये शक्ति या फिर उसको अपना राज्य घोषित कर देते हैं। तो ऐसा चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो इन नीतियों का कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ-साथ कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर लेते थे।
जैसा कि हम यहाँ उदाहरण के तौर पर देखेंगे किस तरह से जो है एक सेना नायक जो है सशक्त होता है और वही राजा का जो क्षेत्र होता है उस पर अपना अधिकार जमाने लगता है और उसको स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि कुछ राजा अभी भी जो पुराने राजाओं की तरह एक बड़ी सेना रखते थे, जैसे कि हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही, इसके साथ-साथ वे कुछ सेना नायक भी रखते थे। ये सेना नायक जो रखते थे, उनको वो लोग नियमित वेतन तो नहीं देते थे, बल्कि उसके बदले वो कुछ भूमि दान दे दिया करते थे। और भूमि दान अगर मान लें कि कोई राजा है और उसने कहा कि भाई तुम इस इलाके का तुम्हें मतलब भूमि दान कर रहे हैं और उसमें से जो भी तुम्हें आय प्राप्त हो वही तुम्हारी आय है, यानी वही तुम्हारा वेतन है, यानी पूरी भूमि उस सेना नायक को दे दी जाती थी भूमि का भाग। अब सेना नायक वहां पे काम कर रहे हैं, जो किसान होते थे या फिर जो भूमि से जो भी उत्पादन होता था उस पे अपना अधिकार जमाता था, कर लगाता था और किसानों से वो कर इकट्ठा करके राजस्व इकट्ठा करता था, यानी एक तरह से उसके पास एक आय का साधन हो गया था परमानेंट। और इसके करते वो बहुत बड़ा यानी धीरे-धीरे वो सामंत बन जाता है धीरे-धीरे और सामंत बनने के बाद उस शासक दुर्बल होते ही वो स्वतंत्र होकर अपना साम्राज्य स्थापित कर देता है। इन प्रशस्तियों से हमें उस समय के काल के कुछ सभाओं की भी जानकारी मिलती है। दक्षिण भारत में जो सभाएँ आयोजित होती थी, जैसे कि एक संगठन था ब्राह्मण भूस्वामियों का, उसको सभा कहा जाता था। इसी तरह से व्यापारियों का एक संगठन था, जिसको नगरम कहा जाता था। उसी तरह से ऐसा नगर था जिसमें ब्राह्मण भूस्वामी नहीं होते थे, ऐसे भी नगरों को कहा जाता था ऊर, जहाँ पे वो आम लोग ही सभाएँ आयोजित करके अपना जो स्थानीय शासन है उसका संचालन करते थे। इस तरह की सभाएँ देखने को मिली थी। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण में आप देख सकते हो कि ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहा जाता था और यही सभाएँ जो है मान लीजिए कि ये भूस्वामी जो ब्राह्मण भूस्वामी है उनकी सभा है, फिर यही सभाएँ एक नई सभा को गठित करेंगी जिसको उप समिति कहा जाएगा। और ये समिति जो है गाँव में सिंचाई की, खेती-बाड़ी की, सड़क निर्माण की, स्थानीय मंदिरों की देखरेख का काम करेगी। इसी तरह से जो है जिन इलाकों में ये ब्राह्मण भूस्वामी नहीं होते थे, उनको ऊर नामक ग्राम सभा कहा जाता था। इसी तरह से व्यापारियों का अपना एक संगठन होता था, इसको नगरम कहा जाता था और इस नगरम में बड़े धनी और शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारी अपना मतलब इसमें उनका दबदबा रहता था। इसमें से बहुत सी स्थानीय सभाएँ शताब्दियों तक काम करती रहीं। इस तरह को चीज़ें हमें प्रशस्तियों से इनकी जानकारी भी मिलती है। देखिए कि ये एक मेंस का बहुत बड़ा एस्पेक्ट जुड़ जाता है कि आज के समय में हम बात करते हैं स्थानीय शक्ति का विकेंद्रीकरण, जैसे कि हमारे संविधान में मेंशन है कि विकेंद्रीकरण जो शक्ति का विकेंद्रीकरण है वो किस प्रकार से हो। तो हम बात करते हैं एक तो केंद्र की शक्ति हो, एक राज्य की और एक स्थानीय शक्ति। तो इस तरह से जो सत्ता का जो विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है, तो ये सत्ता का जो स्थानीय विकेंद्रीकरण हो रहा है, ये अभी की ही कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जो है मध्यकाल के समय ये स्थानीय सभाएँ होती थी। तो इस एस्पेक्ट से आप इस बात को दिखा सकते हो, जो स्थानीय सभा को सत्ता की शक्ति दी जाएगी, तो उसका आधार कहीं न कहीं ये था कि स्थानीय प्रशासन जो है, अपना उस समय भी प्रशासन वो खुद किया करते थे। आज हमें उनको वो सत्ता और शक्ति देने में क्या हिचकिचाहट होनी चाहिए। इन प्रशस्तियों और जीवनियों से तो हमें उस काल के राजाओं की, साम्राज्य की, उनके विस्तार की, साथ में युद्धों की, उनकी नीतियों की, वंशावली की जानकारी मिलती है। लेकिन जो उस ज़माने का आम लोग थे, उनकी साधारण जीवन की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो उसकी जानकारी हमें उस समय के काल में रचे हुए नाटकों में देखने को मिलती है, उस समय रचे हुए साहित्यों में आम जो जनसाधारण है उसकी जानकारी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है उदाहरण के तौर पर कालिदास के नाटक। कालिदास आमतौर पे वो दरबारी कवि थे, तो वो दरबारों के जीवन के बारे में ही मतलब चित्रण किया करते थे अपने नाटकों में। लेकिन उन्हीं नाटकों में उन्होंने ये भी बताया है कि जो अधिकांश राजा थे और ब्राह्मण थे वो संस्कृत बोलते थे, वहीं पे जो अन्य लोग थे और महिलाएँ थी उस समय प्राकृत बोला करती थी। उनका एक प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें उन्होंने दुष्यंत और शकुंतला नामक युवती की प्रेम कहानी बताई है और इसी नाटक में बताया गया है कि एक गरीब मछुआरे के साथ जो राज कर्मचारी है वो किस तरह से दुर्व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे नाटक है जहाँ पे मछुआरे को एक अंगूठी मिलती है और अंगूठी जो मिलती है वो राजा दुष्यंत की होती है। उन्होंने ये अंगूठी शकुंतला को दी होती है गिफ्ट में।
लेकिन ये अंगूठी कहीं गिर जाती है और ये मछली के पेट में चली जाती है समुद्र में। तो वही मछली जब इसको मिलती है मछुआरे को, तो उसको वो मछली जो अंगूठी है उसको लेकर वो राजा के दरबार पे जाता है। तो वहीं पे उसके दरबारी रोक लेते हैं पुलिस अधिकारी और उसको चोर मानकर उस पर आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन जब ये दुष्यंत को पता चलता है तो वो दुष्यंत मछुआरे को इनाम देता है और जब इनाम को पाने के लिए यही अधिकारी फिर उसके साथ मतलब शराब खाने चले जाते हैं। तो इस तरह से उस समय के जो आम जनसाधारण व्यक्ति थे, किसी पे भी कोई भी आरोप लगाया जा सकता था और मतलब जिस तरह की स्थिति थी कि उनके पास न्याय की जो माँग थी अन्य कहीं नहीं थी कि ये पूरी तरह से राजा और अन्य लोगों की रहमत पर ही पूरी तरह से निर्भर थे उस समय के काल में। तो इस तरह के जो आम जनजीवन है, जो जनसाधारण है, उनका जीवन हुआ करता था। इसी तरह दूसरा उदाहरण है आम लोगों के बारे में जानने का, वो है यात्रा वृत्तांत। उस समय जो चीनी यात्री आए, जो तीर्थ यात्री आए, उन्होंने अपने आस-पास जो भी देखा आम लोगों के बारे में, उन्होंने अपने वृत्तांतों में उनको भी शामिल किया। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है चीनी तीर्थ यात्री आसियान का। इन्होंने उन लोगों की दुर्गति पर भी ध्यान दिया और उन्होंने लिखा कि जो ऊँचे और शक्तिशाली लोग थे, कुछ लोगों को अछूत मानते थे और ये अछूत लोग अगर शहर में आते, यानी इनको तो पहले शहर के बाहर रहना पड़ता था, लेकिन जब ये शहर में या फिर बाजार में आते, तो सभी लोगों को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते। तो उनकी आवाज़ सुन के लोग सतर्क होकर उनसे दूर हो जाते और ये बचने का प्रयास करते कि कोई उनके संपर्क में ना जाए। तो इस तरह का मतलब ये आम लोगों का जीवन छुआ-छूत का था। यहाँ पे बाण भट्ट ने भी एक अभियान के माध्यम से राजा की बड़ी सेना का चित्रण किया है कि राजा जब यात्रा पर निकलते हैं तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके चलते हैं जैसे कि हथियार, रोजमर्रा की जिंदगी के जो भी साधन है वो, बर्तन, असबाब, खाने-पीने की चीजें जैसे अन्य जीव-जंतु जो खाते होंगे बकरी, खरगोश, सब्जियाँ, मसाले। साथ में वो अपने साथ जो सामान लेके जाते थे, वो सामान ठेले-गाड़ी या फिर ऊँटों या हाथियों पर रख के लेकर जाते थे। विशाल सेना नगुड़ बजाते हुए, तुरही बजाते हुए वो चलते थे। इसी तरह जब रास्ते में कोई गाँव आता था तो गाँव उनका सत्कार किया करता था, फूलों की बारिश होती थी उनके ऊपर, इस तरह का विवरण इन्होंने किया है। साथ में जब यही सेनाएँ अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी, क्योंकि जिस गाँव में जाते थे वहाँ पे हाथियाँ कुछ गाँव को मतलब जो झोपड़ियाँ होती थी उनको कुचल दिया करती थी। जो इनको कुछ ना कुछ वहाँ पे उनका ही नुकसान होता था गाँव वालों का। तो इस तरह का जो विवरण है जो आम लोगों के बारे में कि गाँव के लोग इस तरह राजाओं के आने पर समारोह की तरह मतलब एक तरह से एन्जॉयमेंट किया करते थे। तो ये इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि उस समय के आम जनों के लोगों की क्या स्थिति हुआ करती थी। तो जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरह से जो है वहाँ पे ईसाई धर्म की उत्पत्ति होती है और वो धीरे-धीरे देश के अन्य कोनों में फैलती है। उसी तरह से इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ईसाई धर्म की उत्पत्ति होती है और ये किस तरह से जो है अरब देशों में फैलती है। तो मरु देश होते हुए भी सदियों से अरब जो है यातायात का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था क्योंकि अरब जो देश है, मान लीजिए कि अरब देश है, उसके बाद यहाँ पे भूमध्य सागर के बाद यहाँ से यूरोप चालू हो जाता है और ये अरब सागर और अरब देशों के पास से ही हम बात करें तो यहाँ पे दक्षिण एशियाई देशों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये अरब देश कहीं न कहीं एक कनेक्टिविटी का काम किया करते थे और इन्हीं के एक देख सकते हो कि इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन के हिसाब से कि ये यातायात के जो मुख्य मार्ग था उस पे ही इनका भी स्थान था। तो एक तरह से ये बहुत बड़े मतलब यातायात के बहुत महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते थे। दरअसल अरब व्यापारी और नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे और ये ऊँटों पर ही आश्रित हुआ करते थे क्योंकि रेगिस्तान में जो ऊँट है वो ज़्यादा स्वस्थ रहता है और मजबूत होता है यात्रा के लिए, इसलिए वो ऊँटों पर ही घुमा करते थे घुमक्कड़ की तरह। लगभग 14 साल पहले जो है पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम भी अल्लाह को सर्वोपरि मानता था, उसके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान है, जिसका अंश यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान स्त्री
और पुरुषों के लिए, स्थिर मन के स्त्री और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए, अपने पवित्र बनाए रखने वाले स्त्री पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद रखने वाले स्त्री पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सभी के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 वर्षों में जो है इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान, भारत में फैल गया। अरब नाविकों में जो उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले भी परिचित थे, पर जब ये आए तो ये अपने साथ नए धर्म को भी लेकर आए और अरब के सिपाहियों ने लगभग 1300 साल पहले सिंध को जीत भी लिया था। तो इस तरह से जो है इस्लाम धर्म पश्चिमी भारत के इलाकों पर भी आ गया था उस 1300 साल पहले। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं, उनको देख लेते हैं। तो गुप्त वंश की शुरुआत जो होती है 17 साल पहले होती है। हर्षवर्धन का शासन जो है 1400 साल पहले आता है। इस तरह से हमने इस चैप्टर में देखा कि प्रशस्तियों के माध्यम से, अभिलेखों के माध्यम से हमें उस समय के राजाओं जैसे कि समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन की जीवनी से हमें उनके जीवन के चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। साथ में हमें दक्षिण के सभाओं के बारे में जानकारी मिलती है कि किस तरह से जो है स्थानीय लोग शासन किया करते थे, जो स्थानीय जो पूरी तरह से व्यवस्था थी। इसी तरह से हमने आम लोगों के जीवन की भी जानकारी इकट्ठा की कि यात्रा वृत्तांत होते थे, नाटक रचे जाते थे उस समय के काल में, उनसे हमें इन लोगों के बारे में जानकारियां मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।